साथ गुंजन दीक्षित। रणभूमि लाइव आप देख रहे हैं और काउंटडाउन भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वक्त सिर्फ इतना ही बचा हुआ है 5वें चरण के प्रचार के लिए। तमाम सियासी सूरमा लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और वहां से पल पल का अपडेट 11 जिलों से हमारे 11 रिपोर्टर लगातार हमें दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र देव भी बने हुए हैं, उनके पास बड़ी खबर है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। बिल्कुल गुंजन, खबर गाजीपुर से है। यहाँ पर बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि छठे चरण में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन 7वें चरण में भाजपा का सफाया हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी ने कहा है कि इस बार के चुनाव में भाजपा 130 सीटों तक सिमट जाएगी और साथ ही उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर मायावती को मुख्यमंत्री बनने की चाहत जाहिर की। मुझे लगता है कि एक चीज सुनिश्चित है कि ये मौजूदा सरकार बेदखल कर दी जाएगी और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी नेता को 5वीं बार मौका मिले इस देश की बागडोर संभालने का और सर समाज के कल्याण के काम हो। अच्छा, एक चीज बताइए, आप पूर्वांचल की धरती पे हम लोग खड़े हैं। पूर्वांचल में जो चरण होना है, छठा और 7वां चरण, उसमें क्या होगा? देखिए, छठा चरण और 7वां चरण जो है, छठा चरण खास तौर से उसमें गोरखपुर ज़िला आता है और उसके अगल बगल गोरखपुर के जो महाराजगंज या पड़रौना और बस्ती, देवरिया, बलिया तक, तो संत कबीर नगर, इनमें इस बेल्ट में मुझे ये आभास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो निषाद समाज पार्टी का एक गठबंधन है, उसका पिछले फेज़ों में जिस तरह से बीजेपी और उसके गठबंधन का सफाया हुआ है, उसकी तुलना में ये कुछ अपने को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 7वें चरण में तो बिल्कुल कहानी ख़त्म है, डिब्बा बंद है। 10 सीट भी मिलना मुश्किल है बीजेपी को। 10 सीट? 10 सीट और इस 10 शायद उनके यहाँ भी आधी सीटें मिल जाएं तो बहुत है। 8 सीटें हैं बनारस में, तो उनके हाथ से निकली सीटें आधे से ज्यादा निकल जाएंगी। गाजीपुर में क्या होगा, मऊ में क्या होगा, जौनपुर में क्या होगा? तो शायद एक सीट को तरस जाए। मुझे लगता है कि एक सीट एक जिले में तरस जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। बलिया में क्या होगा, देवरिया में क्या? तो छठे चरण में है। बलिया में मुझे लगता है शायद एक सीट, नहीं तो कोई भी नहीं। तो मतलब पूरा पूर्वांचल में सफाया है। इतने दिनों के बाद अब उन्हें गलती का एहसास हुआ जब उन्होंने काले कानून की जिसे संज्ञा दी गई, किसानों के विरोध में जो बनाए गए थे, उसे वापस लिया। लेकिन बहुत समय लग गया जगने में। जो गरीबों के बच्चों के मुंह का निवाला ये छुट्टा मवेशी चर रहे थे, जिस पर बार बार तमाम विपक्ष के लोगों ने उंगली उठाई, लेकिन सरकार में बैठे लोग बिल्कुल बहरे हुए गए थे। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी 5वें और 6वें चरण में आके ये याद पड़ा कि उन्हें कहना पड़ा कि हम इसका प्रबंध करेंगे। जितने 5 किलो अनाज दे करके ये उम्मीद की जा रही है कि ये गरीब, जिसे एक नया नाम मीडिया ने दे दिया कि सुविधा भोगी समाज, ये सुविधा भोगी समाज है। आप सुविधाएं दे रहे हो, आप गिना रहे हो कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, ये आपका मन बेईमान है, इसका भी घोतक है। क्योंकि सुविधाएं आपने जो दी हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करने वाला आप 15 किलो अनाज दोगे और पूरे साल की फसल ये छुट्टा मवेशी खा जाएंगे। आपको लगता है कि जो छुट्टा मवेशी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फैक्टर है? बेरोजगारी बहुत बड़ा फैक्टर है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बड़ा फैक्टर है। कोरोना काल में जिस तरह से लोग हॉस्पिटल में एक बेड मिल जाए, बेड मिल गई तो ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन या कोई डॉक्टर देखने आ जाए, तरस गए, मर गए। नदियां, गंगा नदी आपने दिखाया है किस तरह से लाशों से पट गई। लोगों को ईंधन नहीं मिल सका कि वो अपने परिवार के सदस्य को दाह संस्कार कर सके। योगी जी और मोदी जी तो जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमी पाँव के नीचे से सरक जाएगी। वो वक्त आ गया है कि इनके पाँव के नीचे से जमीन सरक गई है। एहसास 10 तारीख को होगा।
और चलिए सीधे अब आपको अमेठी लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और आप वोट दे देंगे। और मुझे बताइए धर्म की रक्षा करने वाले मुझे बताएं, ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है इनको सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। गौशालाएं बनाई, गौशालाओं में गाय को उठाकर, मैंने देखे वीडियो, 50-50 गाय को उठाकर जेसीबी से धर रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी धर रहे हैं। गाय को जंगली कुत्ते खा रहे हैं, जीवित गाय को उसके घाव खा रहे हैं। चारा नहीं डाला, पानी नहीं डाला, छत नहीं डाला, कौन सा धर्म निभा रहे हैं? तो ये धर्म की बातें जो आपके सामने करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल है। आपसे इसलिए करते हैं, आपसे वोट ले लें, खुद सत्ता में रहे, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सारी संस्थाएं बेच डालें, वो कमाए 1000 करोड़ रुपए एक दिन में और किसान कमाए 27 रुपए। ये हालात है आपकी आज। और माफ कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कड़वी बात बोलने वाली हूँ, ये हालात बनाए आप ही ने हैं, क्योंकि आप गुमराह होते रहते हैं, आंख मूंद के वोट दे देते हैं। कोई दुर्दुनिया में आ गया, किसी ने धर्म की बात कर ली, किसी और ने जाति की बात कर ली, लो जी वोट दिया, बात खत्म। भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये वोट आपका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके अपने भविष्य के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको ठीक तरह से समझिए। आप आज गलत पार्टी को चुनेंगे, दोबारा 5 साल पछताएंगे। और आपके बच्चों को आप बड़ा इसलिए नहीं करते मेहनत करके, आप मेहनत करते हो, दिन रात क्यों धूप में काम करते हो, रात को क्यों चौकीदारी कर रहे हो अपने खेतों की। छोटे दुकानदार भाई बहन मेरे क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोरोना आए, जीएसटी आए, नोटबंदी आए, करे जा रहे हैं, कमाई है नहीं, बिल भरे जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, ताकि अपने बच्चों का भविष्य बने। कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चे अपनी तरह संघर्ष करें, कोई नहीं चाहता। आज गरीब से गरीब परिवार में चले जाओ, सबसे पहले बोलेंगे कि हमने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है। अब मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गई, वहां मुझे बच्चे मिले सारे बेरोजगार, कोई ITI पास, कोई MA पास, कोई BSc पास, सारे अच्छी तरह से क्वालिफाइड, लेकिन बेरोजगार। तो आपने तो इसलिए तो नहीं बड़ा किया ना कि कोई भविष्य ही ना हो, कि बोरा मिलते रहे राशन का, उसी पर आप निर्भर रहे। ये एक साजिश है इन राजनीतिक दलों की, आपको गरीब रखने की, आपका पेट खाली रखने का, ताकि आपके जज्बातों का इस्तेमाल कर पाए। यही है सीधी सी बात। अमीरों की सरकार है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। आप पे अत्याचार होता है, ना अखिलेश यादव जी निकलते अपने घर से, ना मायावती जी निकलती है, योगी जी और मोदी जी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मंच पे अपराधियों के पिता को अपने साथ मंच पे खड़ा करते हैं। किसानों को मारा लखीमपुर खीरी में उनके मंत्री के बेटे ने, क्या वो आए किसानों से बात करने? क्या उस अपराधी के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? जब तक हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया तब तक कार्रवाई नहीं की। उल्टा 4-5 दिन बाद बड़ी सी कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, ये दिखाने के लिए कि कितना विकास है यूपी में, और मंत्री को खड़ा कर दिया अपने साथ मंच पर। तो ये है परिस्थितियां आपकी, इन परिस्थितियों को बदलो। अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मजबूत करना है, अपनी बहनों को सशक्त करना है, तो ये सब नहीं चलेगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा हर नेता को, हर राजनीतिक दल को, हमारा विकास करके दिखाओ, वरना रास्ता नापो। तो मैं इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, इस बार वोट अपना वोट अपने लिए डालो, अपने विकास के लिए। हमारी पार्टी क्या कह रही है? हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने छुट्टे जानवर की समस्या खत्म की है, उस तरह से हम यूपी में भी करेंगे। कैसे? हमारी नीयत ठीक है। इसलिए जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसने कहा कि अगर आप छुट्टे जानवर का देखभाल करोगे तो 2 रुपए किलो आपसे सरकार गोबर खरीदेगी।
उस गोबर का गोबर गैस बनाएगी, खाद बनाएगी और आपको सुविधा होगी। आप छुट्टे जानवर का देखभाल करके कमा भी लोगे, समस्या हल हो गई। कौन छोड़ेगा जानवर को छुट्टा? तो सीधी सी बात है, अगर सरकार समस्या हल करना चाहती है तो कर सकती है। अगर आपकी तमाम समस्याएं हैं इसलिए है कि सरकार ने कोई कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे मैंने कहा, वोट तो मिलना ही है किसी और आधार पर। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, आपके सबके बिजली बिल हाफ किए जाएंगे, और जिसका कोरोना का बकाया है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, वो साफ किया जाएगा। आपको अपने उपज का सही दाम मिलेगा। गेहूं और धान का 2500 और 400 रुपए गन्ने का, जहाँ गन्ने के किसान हैं। यहाँ पे मेरी बहनें हैं, बहनें आपको कोई नहीं पूछता, और ये जो मुफ्त का गैस सिलेंडर है इसको आप फिर से भर भी नहीं सकते, इसलिए हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको 3 मुफ्त दे देंगे। महिलाओं को, छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन, मुफ्त स्कूटी दे देंगे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कुंडा से इस बार अपनी पार्टी जनसत्ता दल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे राजा भैया ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव और इस बार भारी मतों से जीत के रिकॉर्ड पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कुंडा में अगर कोई नाम गूंजता है तो सिर्फ और सिर्फ राजा भैया का। राजा भैया हमारे साथ हैं। राजा भैया, एबीपी गंगा में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ में स्वागत है। कैसा चल रहा है चुनाव? आप देख लीजिए, जो आप देख रहे हैं वही रिपोर्ट करिए। यहाँ तो आपके खिलाफ जो प्रत्याशी उतारा है सपा ने, 4-5 है। हर दल ने ताल ठोकी। हर दल। तो ऐसा क्यों है? मतलब सारे लोग तंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। घेराबंदी कर रहे हैं। इसमें कौन सी घेराबंदी? इसमें कौन सी घेराबंदी? ये तो हर जगह होता है, हमेशा होता है। तो आपकी बार क्या कर रहे हैं? पिछली बार 1 लाख वोटों से जीते थे आप। अब देखिए, रिकॉर्ड बनाने वाले आप लोग के पीछे हैं, आपके पीछे खड़े हैं सब लोग। इनसे पूछिए, इनका इरादा है नया रिकॉर्ड बनाना और पिछले रिकॉर्ड से अधिक मतों से जिताना। पहली बार आपने जनसत्ता दल गठन किया है और उसके बाद उस दल से तमाम प्रत्याशी उतारे हैं, तो अब दल कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और कितनी सीटें? दल नई ऊंचाइयों पे जा रहा है, जनता के आशीर्वाद से जा रहा है। मुलायम सिंह यादव से आप मिले थे, उम्मीद थी कि शायद सपा का समर्थन मिल जाए। उनके जन्मदिन पे, उनका हमेशा हमारे जन्मदिन पे फोन आता है, हम जाते हैं, उसी में गए थे। अगले जन्मदिन पे फिर जाएंगे उनसे मिलने, अभी से बता दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहचानने से इनकार। बात पुरानी हो गई, बहुत बात पूछ चुके हैं, कोई मतलब नहीं। राजा भैया हमारे साथ थे और यहाँ पर जनसंपर्क अभियान चल रहा है राजा भैया का। जबरदस्त भीड़ के बीच में हम लोग यहाँ इस समय मौजूद हैं और राजा भैया का कहना है कि जनसत्ता दल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और पहली बार उन्होंने जनसत्ता दल से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जीतने की उनकी तो उम्मीद पूरी है, रिकॉर्ड मतों से जो 1 लाख का अंतर है वो बढ़ाना है। इसके अलावा जनसत्ता दल के सारे प्रत्याशियों को जिताना है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। चलिए अब आपको प्रयागराज के सोराव लिए चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, प्रयागराज की पहचान को बनाए रखने के लिए, भारत की सनातन धर्म की परंपरा की ध्वजा पताका को हम सदैव ऊंचा रख सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर आवश्यक है। भैया बहनों, मैं प्रयागराज वासियों से आपसे पूछना चाहता हूं, नेतावासियों से, क्या 2017 से पहले आपको बिजली मिल पाती थी? 2017 के बाद नीलम जी ने और यहां पर रीता जी ने और उस गांव तक बिजली पहुंचाई होगी जो आजादी के बाद भी बिजली कहां नहीं मिली होगी। आज तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, बड़े बड़े कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन मिल गया है? सभी ने बिहार वैक्सीन लिया। मुझे क्या बताइए, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा था, वैक्सीन में पैसा भी नहीं लगा किसी ने। और भाइयों बहनों, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो कोई वैक्सीन बाजार में बिक रही होती, किसी गरीब को नहीं मिलता।
का ये बदला दिखाओ। कोरोना कालखंड में महीने में 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? मिला है सभी लोगों को। राशन मिलने में कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल और नमक ये भी मिल गया है ना, सभी को मिला है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। भाइयों बहनों, ये राशन का पैसा कहाँ चला जाता था? दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहाँ चला जाता था? ये बिजली का पैसा कहाँ जाता था? और यही पैसा जाता था इनके पिछवाने मित्र के यहाँ। और पिछवाने मित्र के लिए हमने निवेदन ढूंढा है। गरीबों के लिए राशन के लिए पैसा आता है और फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लिए पैसा आता है और सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लिए पैसा कमी नहीं होने देती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बड़ी तय किया है, जब 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो भाइयों बहनों, उज्ज्वला योजना के हर परिवार वालों को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। 5 साल से ऊपर की हर माता बहन को फ्री में परिवहन निगम की बस में चलने की सुविधा देंगे। और हमने ये भी तय किया है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के अब तक स्नातक तक 15,000 रुपए का हम पैकेज देते थे, इस राशि को बढ़ा करके अब बेटी को 25,000 रुपया देंगे। गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले 51,000 रुपया अनुदान देते थे कन्यादान के रूप में, अब भाइयों बहनों 1 लाख रुपया करने जा रहे हैं। और मैं प्रयागराज में तो हमारे लाखों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हमने तय किया है, हमने एक तय किया है कि पिछली बार 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार दिया। इस बार उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार में से कोई एक चीज जरूर देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को वर्तमान में हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं और भाइयों बहनों 10 मार्च के बाद इसको 2 करोड़ की ओर लेके जाएंगे। 2 करोड़ नौजवान। और यही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंपटीशन की तैयारी के लिए हो या कोई अन्य पाठ्यक्रम देखने के लिए डिजिटल एक्सेस माँ बाप के ऊपर नहीं आएगा, ये भी सरकार वहन करेगी, हर छात्र को सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये सभी कार्य करने के लिए एक दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार बनाने में योगदान देंगे। मेधा से जब नीलम जी जीतेंगे तभी दमदार सरकार बनेगी। सहमत है? सभी लोग बताएंगे। लेकिन याद रखना, दमदार सरकार के लिए 27 फरवरी को चुनाव है और पहला काम क्या होना है? पहला मतदान, पहला मतदान, पहला मतदान